दोस्तों ये स्टोरी का अगला एपिसोड है तो चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। केबिन के उस कमरे में जमीन पर सिद्धार्थ लेटा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके दोनों हाथ अपने पेट पर थे। जैसे ही उसने वायु को दरवाजा खोलते हुए देखा वह समझ गया कि धैर्य जा चुकी है और अब उससे कंट्रोल नहीं हुआ। जोर जोर से हंसने लगा और उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। वायु हाथ बांधे उसे देख रहा था। उसने कहा, क्या तू चाहता है तेरी खुशी के आंसू दुख में बदल जाए? सिद्धार्थ ने हंसना बंद कर दिया और उठकर सोफे पर बैठ गया। उसने कहा, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि तू सच में ऐसा करेगा। वायु राजवंश जिसके सामने कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं करता, आवाज निकालना तो दूर की बात है, आंखें उठाकर देखता नहीं है, जो पूरे बिजनेस वर्ल्ड पर राज करता है, एक लड़की से दोस्ती करने के लिए कितने एफर्ट कर रहा है। यह सब बोलते हुए सिद्धार्थ फिर से हंसने लगा था। तभी उसने देखा कि वायु अपने हाथ में एक गन लेकर बैठा था। सिद्धार्थ ने अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रखे और कहा, भाई तू मुझे गोली नहीं मार सकता। यह आइडिया मैंने ही तुझे दिया था कि तू उससे दोस्ती कर। अब तेरी नई दोस्ती बन गई तो फिर पुरानी दोस्ती मार डालेगा। देहरादून पब्लिक स्कूल। रावी और वीरा प्रिंसिपल ऑफिस के सोफे पर बैठे थे। सामने वाले सोफे पर प्रिंसिपल बैठे थे और उनके हाथ में एक फाइल की जिसे वह बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने सिर उठाकर सोफे के पीछे खड़े शिव से कहा, तो आप यह कहना चाहते हैं कि मिस आरवी हमारे स्कूल की एक पार्टनर बनना चाहती हैं और यह दोनों लड़कियां हैं? क्या आप मजाक कर रहे हो? शिव ने कहा, आप चाहें तो विश्वास कर सकते हैं पर आप नहीं करना चाहते। हमारे पास स्कूल ऑप्शंस की कमी नहीं है। वह प्रिंसिपल इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ सकता था? उसने कहा, ठीक है, पर आपने कहा आप लोगों की कुछ कंडीशन है, मैं जान सकता हूँ वह क्या है? इस बार वीरा ने कहा, वी स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट के लिए आप हमें एक स्पेशल टाइम प्रेफर करें जब हमारी मीटिंग। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमें एक कमरा दें। एंड लास्ट एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, यह बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए कि हम आरवी हैं। इसे कैसे हैंडल करना है यह आपकी प्रॉब्लम है। प्रिंसिपल हैरान होकर वीरा को देख रहा था। उसकी आवाज में उसे सिर्फ आर्डर सुनाई दे रहा था। वह बच्ची उससे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रही थी। उन्होंने पहले गला साफ किया और कहा, ठीक है मैं देखता हूँ, पर वह उनसे कुछ और भी पूछना चाहता था और उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। छोटी बच्ची से ऐसी वाइब्स आ रही थी कि कोई उससे सवाल पूछ ही नहीं सकता। वीरा खड़ी हुई और कहने लगी, ओके मुझे अभी एक रूम चाहिए। प्रिंसिपल हड़बड़ा गया और उनसे कहने लगा, बाहर प्यून है, वह आपको 10th फ्लोर पर ले जाएगा। उस जगह को कोई इस्तेमाल नहीं करता है। रावी और वीरा शिव के साथ वहां चले गए। सब कुछ सेटल कर लेने के बाद शिव ने धीरे से कहा, वह हमारे साथ काम करना चाहते हैं। वीरा की चेहरे पर अचानक एक चमक आ गई। उसने कहा, मना कर दो। शिव को कुछ समझ तो नहीं आया पर फिर भी उसने वही किया जो वीरा ने कहा था। उसने उस कंपनी में फोन करके बताया कि अब इस प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहते। रावी ने धीरे से कहा, दी आप क्या करना चाहती हैं? इस प्रोजेक्ट के लिए आप कितने दिनों से मेहनत कर रही थी? पूरा कंपनी का स्टाफ इसकी प्रेजेंटेशन बनाने में लगा था, तब जाकर आपने वह सिलेक्ट की और अब आप कैंसिल कर रही हैं। वीरा फाइल को देखते हुए कहने लगी, जस्ट वेट एंड वॉच। यह कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने शिव से कहा, मैं कुछ काम बता रही हूँ या भी उन्हें ईमेल करो। राजवंश कारपोरेशन। करण वायु के सामने खड़ा था। करण ने कहा, सर उन्होंने प्रोजेक्ट में काम करने से मना कर दिया। वायु ने अपने लैपटॉप में देखते हुए कहा, गुड, क्या अब भी कोई टर्म्स है? करण ने कहा, सर मुझे अभी एक मेल मिला है। वायु ने कहा, बताओ। करण ने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि इस प्रोजेक्ट में वह हमारे 50% के पार्टनर बनना चाहते हैं। प्रोजेक्ट उनकी सजेस्ट फैक्ट्री से आएगा। वो आपसे फेस टू फेस मीटिंग नहीं करेंगे। करण को यह सब बहुत अजीब सा लग रहा था। आखिर ऐसी शर्तें कौन रखता है? तभी उसे वायु की आवाज आई, हाँ कर दो। उसने सिर हिलाया और चला गया। तेजस जो कब से वहीं बैठा था उसने कहा, भाई मुझे नहीं लगता कि हमें मानना चाहिए, ये सब थोड़ा ज्यादा है। वायु ने उसे सपाट लहजे में कहा, वो मेरा काम है, तुम इससे मत पढ़ो, जाकर बाकी काम देखो। तेजस ने मुंह बनाया और आसपास देखते हुए कहने लगा, सिद्धार्थ भाई कहाँ हैं? रोज तो यहीं रहते हैं। वायु ने कहा, उसका एक हॉस्पिटल भी है। तेजस हंसते हुए कहने लगा, लगता है उन्हें याद आ गया, वरना मुझे तो लगा था कि वह यहीं पर जॉब तो नहीं ढूंढ रहे हैं। अच्छा भाई मैं जाता हूँ। फिर रुककर कहने लगा, भाई वह डिजाइन का क्या हुआ? वायु ने सिर उठाया और कहा, अभी तक किसी ने सबमिट नहीं किए हैं। तुम किसी से कहकर ऑफिस में या नोटिस लगवा दो कि जो अपने डिजाइन भेजना चाहता है वह भेज सकता है। तभी उसे याद आया कि उसने धैर्य से कहा था कि वह उसके डिजाइन पर्सनली देखेगा।
उसने तेजस को वहां से जाने को कहा और अपना ड्रॉर खोला। उसने वही फोन रखा था जो उसने कल धैर्या को दिया था, पर शिव धैर्या के साथ वह नहीं ले गया। वायु ने करण को आवाज दी और कहा, इसे ले जाकर धैर्या को दे दो। करण ने वह बॉक्स उठाया और चला गया। धैर्या के डेस्क पर धैर्या कंफ्यूज से बैठी हुई अपने सामने रखी फाइल को देख रही थी। उसे बार बार वायु का उससे दोस्ती करना याद आ रहा था। उसने खुद से कहा, हमारे साथ हो क्या रहा है? पहले इस जगह ने हमें जख्म दिए और हमारी बेटियों के रूप में हमें मरहम दिया, और अभी वायु सर की दोस्ती के रूप में क्या देना चाहता है? तभी उसने देखा कि उसके डेस्क के पास कोई खड़ा है। उसने अपना सर उठाया तो करण मुस्कुराते हुए देख रहा था। वह उठकर खड़ी हो गई। करण ने कहा, मैम आपका फोन आपके लिए, आप यहीं भूल गई थी। यह कहते हुए उसने उस बॉक्स को धैर्या के हाथ में दे दिया। धैर्या को याद आया कि कल वह यह फोन ले जाना भूल गई थी। उसने वह फोन लिया और कहने लगी, हम सच में यह लेना नहीं चाहते। करण ने उसे एक मुस्कान दी और कहा, आप यह बात सर से कह सकती हैं। जैसे ही करण ने यह कहा, धैर्या को वायु की वार्निंग याद आ गई कि अगर उसने फोन अपने पास नहीं रखा तो वह उसे बताएगा कि वायु राजवंश कौन है। यह सोचते ही उसने चुपचाप फोन अपने पास रख लिया और करण भी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कई सारे एम्प्लॉयज आपस में बातें करने लगे थे। वीर नाम का एम्प्लॉय जो काफी टाइम से धैर्या पर नजर रखा था, उसने अपने बगल वाले लड़के से कहा, करण सर तो इसे फोन देकर गए, भाई इस लड़की से तो बात करनी पड़ेगी, आखिर हम भी तो जाने कि सर को किस तरह मनाया जाता है। यह कहते हुए वह धैर्या के डेस्क की तरफ जाने लगा। देहरादून पब्लिक स्कूल 10th फ्लोर के उस रूम में रावी और वीरा एक मीटिंग कर रहे थे। उनके कुछ शेयर होल्डर्स का कहना था कि उन्हें उस छोटी सी फैक्ट्री से कपड़ा नहीं लेना चाहिए, और कई सारी ब्रांड बड़ी बड़ी फैक्ट्री सजेस्ट कर रहे थे। रावी और वीरा शांति से उनकी बात सुन रही थी। सबका कहना होने के बाद रावी ने कहा, आपने उनकी क्वालिटी नहीं देखी, हम क्वालिटी बेस पर काम कर रहे हैं, ना कि ब्रांड पर। हम खुद का ब्रांड बनाने वाले हैं। आप चाहते क्या हैं कि लोग यह कहें कि हमने किसी और ब्रांड से उनका सामान चोरी किया है? फिर उसने लैपटॉप स्क्रीन पर उस फैक्ट्री के कपड़े की क्वालिटी और मेकिंग का चार्ट दिखाए कि उसने कुछ दूसरे फैक्ट्रीज का भी चार्ट दिखाया। उसने कहा, जस्ट सी द डिफरेंस, आप लोगों को अंतर खुद मिल जाएगा। वन शेयर होल्डर मिस्टर कुशवाहा ने कहा, हम लोग आपकी सारी बातें मानने को तैयार हैं, पर आपको हमारी यह बात माननी चाहिए, आखिर हमारा पैसा भी इसमें लगा है। वीरा ने अपनी आंखें चढ़ाई और अपने वॉइस डिवाइस को ठीक करते हुए कहने लगी, मुझे लगता है मिस्टर कुशवाहा को अपनी भाई की कंपनी हमारे साथ काम करने का डिसीजन लेने की बहुत जल्दी है। यह सुनते ही मिस्टर कुशवाहा चुप हो गए। हाँ, उनके भाई की क्लॉथ की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, पर वहां पर कपड़ा केमिकल से मिलाकर रंगा जाता था। वीरा ने कहा, हमारा यह प्रोजेक्ट स्पेशली बच्चों से रिलेटेड है। इसमें एडल्ट के साथ साथ ओल्ड एज पर्सन के लिए भी डिजाइन किए जाने वाले हैं। आप चाहते क्या हैं कि उन्हें कोई परेशानी हो जिससे हम पर उंगली उठाएं? अब सब चुप हो गए थे। थोड़ी देर बाद मीटिंग एंड हो गई। शिव ने वीरा से कहा, मैम उन लोगों ने हमारी कंडीशन मान ली है। वीरा के चेहरे पर एक सातिर मुस्कुराहट आ गई जो बहुत ही कम देखने को मिलती थी, पर वह कुछ ही पल में गायब भी हो गई। उसने कहा, ग्रेट, उन्हें यह करना ही था। रावी को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा कि मुझे आजकल आपके प्लान समझ नहीं आ रहे। वीरा ने रावी के सर पर हाथ रखा और कहा, शायद तेरा दिमाग कम हो गया है। रावी ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरा नहीं, आपका दिमाग कम हुआ है। फिर से कहने लगी, क्या मीटिंग फिक्स हुई? वीरा थोड़ा सीरियस होकर कहने लगी, बस चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल से परमिशन लेकर वो लोग कार से निकल गए। राजवंश कॉर्पोरेशन। वीर ने धैर्या के डेस्क के पास थोड़ा झुका। एक पल के लिए तो वह खो ही गया था। धैर्या का वो दूध सा चेहरा बहुत साफ था, उसके छोटे छोटे होंठ, उसके माथे की काली बिंदी उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। उसने मन में कहा, ये कितनी खूबसूरत हो। तभी उसके कानों में धैर्या की आवाज आई, क्या आपको हमसे कोई काम है? उसकी वो मीठी सी आवाज उसे उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर ला रही थी। हकलाते हुए कहने लगा, कुछ नहीं, वो बस तुम्हारा फोन देख रहा था। ये कहते हुए उसने वो बॉक्स उठा लिया। धैर्या ने मुस्कान के साथ कहा, हाँ, वो सर ने हमारा फोन गलती से तोड़ दिया था, इसीलिए उन्होंने हमें ये दे दिया। और फिर मुंह उतार कर कहने लगी, पर हमें इसे यूज करना नहीं आता। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, यार क्या तुम सच कह रही हो? धैर्या ने मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया। वीर को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है। उसने एक चेयर खींची और उसके पास बैठकर कहने लगा, अच्छा रुको, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये कहते हुए वो उसे फोन के फंक्शन सिखाने लगा। बाकी सब हैरानी से उसे देखने लगे और लड़कियां जलन और गुस्से में धैर्या को देख रही थी, क्योंकि वीर पूरे ऑफिस में सबसे हैंडसम था। वो लोग भले ही वायु सर को नहीं पा
सकते थे, यहाँ तक सिर उठाकर देख भी नहीं पाते थे, पर वो वीर को तो देख सकते थे और अब वो भी इस नई लड़की के पास चला गया। तभी जो वीर धैर्या को फोन चलाना सिखा रहा था, उसने अपना सर उठाया तो उसके माथे पर पसीना आने लगा था। डार्क कॉफी हाउस, सेकंड फ्लोर पर सिद्धार्थ अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था। उसे यहाँ आने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। कई लोग उसे अलग अलग लालच देकर अपना काम कराना चाहते थे, उसे तो इन सब की आदत थी। तभी उस प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला। सिद्धार्थ ने नजरें उठाकर सामने देखा। अंदर एक आदमी आया जिसकी बॉडी काफी मस्कुलर थी, पर उसका चश्मा उसे शरीफ दिखा रहा था। सिद्धार्थ ने खुद से कहा, ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तब तक वो आदमी उसके सामने बैठ चुका था और हाथ मिलाते हुए कहने लगा, हाय डॉक्टर, आई एम शिव कुमार। ये नाम सुनते ही सिद्धार्थ का दिमाग ठनका और उसने शिव को देखकर मन में कहा, ये वही है, हाँ ये तो वही है जिसने मेरे दोस्त के उस पत्थर दिल असिस्टेंट को कपड़ों की तरह धोया था। वो अपने ख्याल में ही था कि उसे शिव की आवाज आई, उम्मीद है आपने हमें पहचान लिया होगा। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे आपको कैसे भूल सकते हैं, आप वो पहले इंसान हैं जिसने मेरे दोस्त की आंखों में देखने की हिम्मत की है। शिव मुस्कुराया और कहने लगा, काम की बात करते हैं। अब सिद्धार्थ भी सीरियस हो चुका था। उसने कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ऐसे ही किसी का ट्रीटमेंट नहीं करते। तभी रूम का दरवाजा वापस खुला और आवाज आई, फिर तो आपको आपकी शपथ भी छोड़ देनी चाहिए। सिद्धार्थ ने दरवाजे की तरफ देखा और हैरान हो गया। उसने जब सामने देखा तो उसे थोड़ी दूर दरवाजे पर वायु और करण दिखाई दिए। वायु उसे ऐसे देख रहा था जैसे अभी उसे टॉप फ्लोर से नीचे फेंक देगा। वीर खड़ा हुआ और हकलाते हुए कहा, मैं आता हूँ। यह कहकर वहां से गायब हो गया। जो एम्प्लॉय उनकी तरफ सिक्योरिटी को देख रहे थे, उन्हें वीर का यह बिहेवियर समझ नहीं आया तो उनकी नजर भी सेक्शन के दरवाजे पर गई और सबका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। सब तुरंत अपनी अपनी जगह चले गए। धैर्या कंफ्यूज होकर चारों तरफ देख रही थी कि आखिर सब इतना डर क्यों रहे हैं। धैर्या ने भी वहां देखा जहां सबकी नजर थी। जैसे ही उसने दरवाजे पर वायु को देखा, अनजाने में ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। जब धैर्या की नजर वायु पर पड़ी तो उसकी आंखों की कोल्डनेस कम हो गई। इस फ्लोर पर बोर्ड मेंबर की मीटिंग के लिए रूम था जहां वायु जा रहा था, पर जब उसकी नजर धैर्या के डेस्क की तरफ गई और उसने वहां उसके साथ एक लड़के को बैठे देखा तो वह वहीं खड़े होकर कब से उन्हें घूर रहा था। धैर्या ने अपने हाथ में पकड़ी फोन को देखा और फिर वायु को। वायु ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पलकें झपका दी और चला गया। वहां सबका चेहरा सफेद हो चुका था। कुछ लोगों ने यह नोटिस कर लिया था, आज उनके बॉस रोज से अलग बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने तो उस कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा उन्हें बहुत कम ही डिपार्टमेंट में देखा था। इधर इन सबसे अनजान धैर्या वापस अपना काम करने लगी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसने देखा, थोड़ी ही देर में वह उसके काफी फंक्शन सीख गई थी। वह एक फास्ट लड़की थी। उसे जल्दी समझ आ गया कि यह कैसे काम करता है। मैसेज बॉक्स खोला, उसके पास ज्यादा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं थे। उसने देखा उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आया था। मैसेज था, लंच के लिए मेरे ऑफिस में आओ। मैसेज देखते ही समझ गई कि किसका होगा। इतनी डोमिनेटिंग कमांड उसके बाद ही दे सकते थे। उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया और फोन को वापस टेबल पर रख दिया। दी डार्क कॉफी हाउस। सिद्धार्थ अभी भी हैरानी से उस तरफ देख रहा था जहां से दो छोटी बच्चियां उसके पास चलकर आ रही थी। दोनों ने व्हाइट टॉप के साथ जीन्स पहनी थी। उनके पैरों में फॉर्मल शूज, आंखों के डार्क फ्रेम का चश्मा। उनके पास से आने वाला ऑरा किसी बच्चे का नहीं लग रहा था। रावी और वीरा के बाहर पहुंचते ही शिव उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने दोनों के लिए चेयर खींची और उनके बैठते ही उनके पीछे खड़ा हो गया। सिद्धार्थ ने अपने सामने बैठे इन लड़कियों को देखा और फिर उनके पीछे पड़े उस आदमी को। उसे कुछ अजीब लग रहा था। वह कुछ कहने वाला था कि तभी उसकी कानों में आवाज आई, मिस्टर सिद्धार्थ कश्यप, द बेस्ट हार्ट सर्जन। सिद्धार्थ ने उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी। ये आवाज रावी की थी। उसकी आवाज में हमेशा वाली सॉफ्टनेस नहीं थी, बल्कि वह तो बहुत ही कोल्डली उससे बात कर रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, बच्चे तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हारी मम्मी पापा मुझसे बात करने आने वाले हैं या कहते हैं? वह वापस दरवाजे की तरफ देखने लगा, यह सोचकर कि कोई और भी वहां से आएगा। तभी वीरा ने शिव की तरफ देखा। शिव ने तुरंत ही अपने बैग से एक फाइल निकालकर टेबल पर रखी। वीरा ने कहा, हम ही आपसे बात करने वाले थे। यह हमारी मम्मी की फाइल है। हम चाहते हैं कि आप उनका ऑपरेशन करें। सिद्धार्थ अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी उसे शिव को देखकर वह रूमर याद आ गया, इसलिए अपनी आंखें बड़ी करके कहा, मतलब कुछ दोनों आरवी हो?
वीरा ने कठोरता से कहा, हमें खुशी है कि आप हमारे बारे में जानते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। आपसे सीधा सवाल है कि आप ये ऑपरेशन करेंगे या नहीं। सिद्धार्थ अभी भी अपने दिमाग में चल रहे इतने सारे ब्लास्ट से उभरने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, अगर मैं ना कह दूं तो आप मेरे बारे में या तो जानती होंगी कि मैं किसी का भी इलाज ऐसे नहीं करता। रावी अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहने लगी, हाँ, ये सही कि आप अपने प्रोफेशन से सिर्फ उन सेटिस्फाई करना चाहते हो जो आपकी मांगों को फुलफिल कर रह सके। आपकी मदद के बिना कोई मर क्यों ना रहा हो। सच में आप बहुत सेल्फिश हैं। सिद्धार्थ को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी वीरा की आवाज आ गई, शिव, इसे बाहर ले जाओ। शिव तुरंत हाँ में गर्दन हिलाई और रावी को बाहर ले जाने लगा। रावी गुस्से में सिद्धार्थ को घूरते हुए बाहर चली गई। रावी के जाने के बाद कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। तभी वीरा ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सिद्धार्थ ने जब वीरा का शांत चेहरा देखकर वो भी शांत होकर बैठ गया। थोड़ी देर बात करने के बाद वो लोग बाहर आ गए। रावी सोफे से उठकर खड़ी हुई और सिद्धार्थ को घूरते हुए वीरा से कहने लगी कि क्या इन अंकल ने आपके साथ मिसबिहेव किया है? क्या आप मुझे बताओगी? मैं इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। सिद्धार्थ ने मुंह बनाकर रावी को देखा और कहा, कोई जरूरत नहीं है सबक सिखाने की, मैं तैयार हूँ। ये सुनते ही रावी का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने सिद्धार्थ के पैरों को गले लगा लिया और कहा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता क्या आप करने वाले हैं हमारे लिए। फिर वो वीरा की तरफ मुड़कर कहने लगी, दी यू आर दी बेस्ट। ये कहते हुए वो उसे गले लगाने को बढ़ी कि तभी वीरा ने वार्निंग भरी नजरों से उसे देखा। अपनी बहन का ऐसा मुंह देखकर रावी ने चिढ़ते हुए कहा, यार दी, ऐसा तो मत कहो। मैं कौन सा आपको हक कर लूंगी तो आपको कांटे लग जाएंगे। वीरा आगे जाते हुए कहने लगी, शिव, इनसे डाइट प्लान, मेडिसिन डिटेल और हॉस्पिटल विजिट के बारे में पूछ लो। क्या कहते हुए वह बाहर चली गई। सिद्धार्थ ने अपनी नजरों से अपने सामने से गायब होती हुई परछाई को देखा और फिर शिव और रावी को। उसने रावी से कहा, तुम्हारी बहन बहुत अनोइन है। रावी ने घूरकर सिद्धार्थ को देखा और कहा, उसे मेरे अलावा कोई कुछ नहीं कह सकता। मम्मा का इलाज करने वाले हैं इसलिए कुछ बोल नहीं रही हूँ, वरना मैं मेरी बहन के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनती। शिव भैया डिटेल्स लेकर बाहर आ जाइए। यह कहते हुए वह बाहर चली गई। सिद्धार्थ ने मुंह बनाया और खुद से कहा, अगर उसने मुझे वह बात नहीं कही होती ना तो मैं कभी मानता ही नहीं। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उस छोटी सी बच्ची ने मुझे कुछ शब्दों से ही मना दिया। धैर्य किचन में खाना बनाते हुए ना जाने क्या सोच रही थी। उसने गैस ऑफ किया और अपने कमरे में आ गई। कुछ पल वह अपनी अलमारी को देखने के बाद उसने उसे खोला और कपड़ों के पीछे से एक बैग निकाला और उसे लेकर बेड पर बैठ गई। वह काफी पुराना बैग था, उसका लॉक भी खुल नहीं रहा था। धैर्य ने जब उसे खोला तो उसमें कुछ स्केच बॉक्स भी थी। उसने एक बुक को उठाया और खोला और ध्यान से उसे देखने लगी। उसमें कई सुंदर कपड़ों के डिजाइन थे। जब रावी और वीरा उसके पेट में थी उसे यही लगता था कि उसे लड़की होगी, इसीलिए वह हमेशा अलग अलग तरह के कपड़ों की डिजाइन बनाया करती थी। और कुछ सालों बाद जब वह उन दोनों को बाकियों के कपड़ों को देखा करती थी तो उदासी में बैठकर उनके लिए डिजाइन बनाने लगती थी, यह सोचकर कि उनके लिए वह यही कपड़े खुद से बनाएगी। और वह ज्यादातर कपड़े उनके लिए खुद ही बनाती थी। बुक में बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए डिजाइन थे। उसने वह बुक बंद करी और एक गहरी सांस ली। ओपन गेट नाइट क्लब। सिद्धार्थ, तेजस और वायु सेकंड फ्लोर पर बैठे थे। वहां का माहौल बहुत लाइटली था। तेजस ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, वायु भाई, दादी आपको कब से घर बुला रही हैं। वायु ने अपने ड्रिंक का सिप लिया और कहा, मैं जानता हूँ वह मुझे क्यों बुला रही हैं, पर मुझे उस औरत को नहीं देखना जो उस घर में रहती है। तेजस ने एक गहरी सांस ली और कहा, भाई, हम ज्योति को नहीं निकाल सकते, आप यह बात अच्छे से जानते हैं। तभी सिद्धार्थ बीच में कहने लगा, यार वायु, तो उसे किडनैप करके मरवा दे। वैसे भी तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वह कहाँ गायब हुई है। वायु ने उसे घूर कर देखा और कहा, तेरा कहने का मतलब है मैं मर्डरी हूँ। सिद्धार्थ सकपका गया। उसकी ऐसी हालत देखकर तेजस जोर जोर से हंसने लगा। फिर तीनों नीचे देखने लगे। तभी तेजस को लगा कि उसने वह ज्योति को देखा है। उसने वायु से कहा, भाई, मुझे ऐसा लगा कि वह ज्योति थी। सिद्धार्थ ने तेजस के सर पर टपली मारी और कहा, तुझे ज्यादा चढ़ गई है या फिर तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया। सिद्धार्थ की बात सुनकर तेजस चिढ़ते हुए कहने लगा, उस चुड़ैल से कौन प्यार करेगा। फिर वह ध्यान से नीचे देखने लगा।
पर अब उसे बाहर कोई नहीं दिख रहा था। दोनों अपने बातों में बिजी थे, पर उन्होंने यह नोटिस नहीं किया। ज्योति के यह होने की बात सुनकर वायु की आंखें गहरी हो गई थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। वायु ने अपने फोन में एक मैसेज टाइप किया और किसी को भेजकर वापस अपनी ड्रिंक लेने लगा। थोड़ी देर बाद तेजस ने सिद्धार्थ से पूछा, वैसे भाई आज आपको अपने हॉस्पिटल की याद कैसे आ गई? यह बात सुनते ही सिद्धार्थ को आज की मीटिंग याद आ गई और उसका चेहरा सफेद हो गया। वायु ने उसके एक्सप्रेशन देख लिए थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ हकलाते हुए कहने लगा, हाँ, वह काम खत्म हो गया है ना, तो अब हॉस्पिटल शुरू हो गया है, बस वही देखने गया था। वायु ने टेबल पर रखा था एक छोटा सा शो पीस उठाकर सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, तो तू सच कह रहा है? वायु के हाथ में वह शो पीस देखकर सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे उसके सर पर ही लगने वाला है। वह अपने सारे दांत निकालकर हंसते हुए कहने लगा, भाई तू तो बहुत ज्यादा सोचने लगा है। अच्छा यह बता, एंजल कैसी है? सिद्धार्थ जानता था कि जैसे ही धैर्य की बात करेगा वायु का माइंड पक्का डाइवर्ट हो जाएगा, और हुआ भी वहीं। धैर्य की बात आते ही वायु के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, मैंने उसे लंच के लिए बुलाया था पर वह नहीं आई। इन सबके बीच तेजस कंफ्यूज होने लगा, दोनों को देख रहा था। उसने कहा, यह एंजल कौन है? सिद्धार्थ ने डरते हुए वायु को देखा तो वायु ने कुछ नहीं कहा। यह देखकर सिद्धार्थ की हिम्मत बढ़ गई और उसने तेजस के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बस मान ले तेरी भाभी है। तेजस ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सिद्धार्थ को देखकर कहा, मतलब फाइनली आपको लड़की मिल गई? कैसे? मुझे तो कोई नहीं मिल रही। मैं तो मिस ब्यूटीफुल से भी बात नहीं कर पा रहा हूँ। सिद्धार्थ तेजस को रोकना चाहता था पर वह बोले ही जा रहा था। उसने आगे कहा, सच में यार वह एक अडोरेबल ब्यूटी है, बस एक बार वह मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। आजकल के जमाने में सलवार सूट वाली इतनी सुंदर लड़की कहाँ मिलेगी? वह अपनी मस्ती में बोले ही जा रहा था पर उसे यह नहीं पता था कि दो जोड़ी नीली आंखें उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। सिद्धार्थ ने अपना सर लाचारी में हिलाया और आने वाले अंजाम को सोचने लगा। आर्या ने उस बैग को बंद करके बेड पर ही छोड़ दिया और वापस किचन में चली गई। उसके चले जाने के बाद रावी और वीरा जो गेट के पास ही छुपे हुए थी वह अंदर आई। रावी उस बैग को देखते हुए कहने लगी, दी इसमें क्या होगा? वीरा ने उस बैग को खोला और कहा, मुझे देखना है। यह कहते हुए उसने उसकी सारी स्केच बुक्स बाहर निकाल ली। दोनों ने अपने हाथ में एक एक बुक ले ली और उसे देखने लगी। हर एक पेज को पलटने के साथ उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे थे। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वापस सब कुछ पहले जैसा करके बाहर आ गई। धैर्य ने तब तक टेबल पर खाना लगा दिया था। आहाना की आज नाइट शिफ्ट थी, इसीलिए वह तीनों ही खाना खाने वाली थी। जब रावी, एस और वीरा अपनी चेयर पर बैठे तो वीरा की नजर धैर्य के साइड में रखे फोन पर गई। उसे देखकर उसने अपनी आंखें छोटी कर ली और कहा, मम्मा क्या आपने नया फोन लिया है? धैर्य उन दोनों की प्लेट में खाना डाल मिला है। वीरा ने कुछ नहीं कहा और खाना खाने लगी और उसे ऐसा देखकर लग रहा था कि वह कुछ सोच रही है। थोड़ी देर बाद वह तीनों अपने घर के बाहर बनी सीढ़ियों पर बैठे थे। वीरा रावी के सर में तेल लगा रही थी और धैर्य वीरा के यह नजारा काफी सुंदरता का था। शिव जो पीछे खड़ा था उसने चुपचाप से उनकी एक पिक ले ली थी। रावी वीरा से कहने लगी कि धीरे से बाल खींच रहे हैं। वीरा ने कहा, तो तू हिल मत। रावी ने मुंह बनाकर सामने देखते हुए कहा, मम्मा आप हमेशा दी को बीच वाली रो में बिठाती हो और मुझे दी से तेल लगाना पड़ता है। अगली बार आप मुझे लगाना, फिर मैं इसके बाल खींच खींच के तोड़ दूंगी। उसने इतना ही कहा था कि वीरा ने उसके बाल जोर से खींचे और रावी की चीख निकल गई। धैर्य उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। अनायास उसके सामने वायु का चेहरा आ गया और उसके हाथ में रखी तेल की बोतल गिर गई। वीरा ने वह बोतल उठाकर धैर्य को देते हुए कहा, मम्मा आप ठीक हैं? धैर्य ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और वापस उसके सर में तेल लगाने लगी। इधर राजवंश हवेली में रात के 11 बज रहे थे पर कोई नहीं सोया था। सब सामने सोफे पर बैठे हुए थे और एक टक दरवाजे को देख रहे थे। तभी उन्हें गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। ज्योति जो अभी तक शांत खड़ी थी उसके चेहरे पर अचानक से मुस्कुराहट आ गई। वायु, सिद्धार्थ, तेजस तीनों एक साथ अंदर आए और अंदर का माहौल देखकर समझ गए कि जरूर कुछ बात है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही वायु ने कह दिया, रात बहुत हो गई है, आप सब सो जाइए, मैं आ गया हूँ और बिना बात करे कल नहीं जाऊंगा।
यह कहते हुए वह अपने कमरे में चला गया। सिद्धार्थ ने तेजस के कान में कहा, भाई तो निकल गए हम दोनों को फंसाकर। एक तो ना जाने क्यों क्लब में मुझे इतना मारा, मेरी क्या गलती थी। सिद्धार्थ ने मन में कहा, अगर तू उसकी एंजल के बारे में यह सब सोचेगा तो वह तुझे मारेगा ही ना, पर मैं तुझे क्या समझाऊं, वैसे अच्छा ही है तुम मार खाने यही लायक हो। यह सब सोच रहा था कि उसके कानों में निर्मला देवी की आवाज पड़ी, आप दोनों नहीं गए उनके पीछे। जैसा है उन दोनों के कानों में यह बात पड़ी, उन दोनों का शरीर ठंडा पड़ गया। वह कुछ कहने ही वाले थे कि ऊपर से वायु की आवाज आई। सिद्धार्थ तेजस कमरे में आए, जो दोनों वहां से कैसे भागे, जैसे उनके पीछे भूत खड़ा हो। और यहाँ ज्योति गुस्से में आग बबूला हो रही थी। निर्मला देवी ने गहरी सांस ली और कहा, सुबह बात करते हैं, सब सो जाइए। यह कहते हुए उन्होंने सबको जाने को कह दिया। सबके जाने के बाद कृपा जी वहीं खड़ी होकर सेकंड फ्लोर को देख रही थी। तभी वैभव जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ज्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। कृपा जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, इसी बात का तो डर है, जब भी सब कुछ ठीक होता है, खुश होता है, उसकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है, लेकिन हमारे बच्चे की जिंदगी में खुशी नहीं है। वैभव जी ने उन्हें गले लगाया और कहा, मुसीबत का सामना वही करते हैं जो अपने खुशियों को पाने का जुनून रखते हैं, और मैं जानता हूं हमारा बेटा अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। इधर वायु के कमरे में सिद्धार्थ और तेजस वायु के सामने खड़े थे, पर अपने हाथ जोड़कर कह रहे थे, भाई तू महान है, तूने हमें बचा लिया, वरना हम नहीं जानते कि बाहर खड़े लोग हमें तलवार से मारते या भाले से। उन्होंने कुछ नहीं कहा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। तेजस ने कहा, आपको क्या लगता है भाई, फिर से नई बात है। वायु ने अपनी जलती हुई आंखों से चांद को देखा और कहा, हाँ यह वही बात है। सिद्धार्थ थोड़ा परेशान दिख रहा था, जिससे कुछ कहना चाहता हो। वायु ने बिना पीछे मुड़े कहा, अगर मुझे पता चला कि तू कुछ छुपा रहा है तो मैं तुझे तलवार से तो नहीं मारूंगा, पर उससे बदतर मौत दूंगा। यह सुनते ही सिद्धार्थ का चेहरा पीला पड़ गया था और अचानक ही उसके हाथ कांपने लगे। उसने खुद से कहा, काश भाई मैं तुझे बता पाता। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए कहने लगा, तू तो मुझ पर शक ही करता रहता है। फिर उसके बेड पर लेट गया। वायु ने उसे घूर कर देखा और कहा, अभी के अभी मेरे बेड से उठ। सिद्धार्थ तुरंत उठकर साइड में खड़ा हो गया। वह जानता था कि वायु को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके कमरे के सामान को कोई भी हाथ लगाए, और फिर वह दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वायु खिड़की के बाहर देखते हुए कहने लगा, बस थोड़े दिन और। यह कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।